चलो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कोई ऐसा बोल के देखिए। अनएम्प्लॉय अनएम्प्लॉय बहुत बोलते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चल रहा है, तो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? कोई ट्राई कीजिए इसे बोलने का। सर जब कोई आदमी जॉब ढूंढता है और उसको जॉब नहीं मिलने से उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। जब कोई आदमी जॉब ढूंढता है उसको जॉब नहीं मिले उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉय। और वो आदमी अभी जैसे कि अभी कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, वो जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो क्या वो अनएम्प्लॉय हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा? सर ऐसा एज एज भी ऐसा कुछ था, लेकिन एग्जैक्टली मिनिमम एज कितना था भूल गया, शायद 50 नहीं किया, और मैक्सिमम लाइक 60 या 65 समथिंग ऐसा भी कुछ था। एग्जैक्ट एज तो अभी याद नहीं। एज एज भी होता है बोलकर, ये आप कहाँ से देखा है मोम? सर कहीं बुक में देखा था, मतलब इन बिटवीन ये एज ग्रुप को ही अनएम्प्लॉयड बोल सकेगा, ऐसा कुछ था। ओके देखो, अनएम्प्लॉय का जो वो है, ये डेफिनेशन है, उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक जो होता है विलिंग होना चाहिए जॉब करने के लिए। हम्म, एक जो है विलिंग होना चाहिए, और सेकंड में सीकिंग, जॉब को ढूंढ रहा होना चाहिए, एंड थर्ड में क्या होता है कि वो रिक्वायर्ड स्किल होना चाहिए, वो जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है या ढूंढ रहा है ना। तो अगर ये तीनों चीज है, ओके, ये तीनों चीज है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है बोलने से, देन उसको बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप अभी ऐसे ही जॉब ढूंढ रहा है और आपके पास स्किल ही नहीं है, स्किल ही नहीं होने से आप अनएम्प्लॉय नहीं बोल सकते खुद को, यू आर नॉट स्किल एनफ। हम्म, आप स्किल एनफ नहीं है। जैसे कि आप अभी जैसे कि कहीं में सपोज ये करेगा, सपोज क्या बोलेगा, सपोज कहीं में आप टीचिंग करेगा बोल के सोचेगा। कहीं में टीचिंग करेगा बोल के सोचेगा, लेकिन आपका 50% जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो नहीं है 50%, लेकिन आप जितना ढूंढने से भी तो नहीं मिलेगा अभी। ओके, सपोज 55% चाहिए होगा तो 50% चाहिए होगा, तो आपका 48% होने से 50% वाला को ढूंढ रहा होगा, तो आप जहाँ भी ढूंढो, आप टीचिंग जितना करने मन होने से भी, आप ढूंढ रहा होने से भी, यू आर नॉट स्किल एनफ, आपको नहीं मिलेगा। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा ही नहीं, यू आर सीधा नॉट स्किल एनफ उसमें आएगा। ओके, स्किल भी होना पड़ेगा, और क्या, विलिंग होना पड़ेगा और सीकिंग करना पड़ेगा जॉब के लिए, उसको बोलता है, वो सिचुएशन को बोलता है, और तब भी जॉब नहीं मिल रहा है बोलने से तब बोलता है उसको अनएम्प्लॉयमेंट। समझा है ना? आप लोग क्या एम्प्लॉय है ना अनएम्प्लॉय है, बोल के देखो। ऐसे ही अनएम्प्लॉयड। फ्रेंडली अनएम्प्लॉय है, क्यों? ऐसे बोल के देखो क्यों। विलिंग है पर जॉब नहीं मिल रहे। करने मन है लेकिन नहीं मिल रहा है बोलकर। आपको स्किल एनफ है, कोई हाँ। एग्जाम दिया अभी तक? एग्जाम दिए, कोई स्किल एनफ है? नहीं सबके लिए नहीं कुछ। ओके, हम्म, चलो हम लोग थोड़ा लिख लेगा इसको। इट refers to a situation, it refers to a situation, it refers to a situation when a person is able to when person is able and willing to work, when person is able and willing to work। एबल का अंदर स्किल भी आ जाता है, हाँ, एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट।
प्रिवेलिंग वेज रेट मतलब जितना सैलरी चल रहा है, ओके। जितना तो कोई कंपनी या जिसका भी जितना सैलरी चल रहा है, एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करके, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क, but does not get the opportunity to work, opportunity to work, ये सिचुएशन को बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन को बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। एस्टिमेशन कैसा करता है बोलकर, एस्टिमेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए बी भगवत कमिटी नाम का एक, बी भगवत कमिटी इन्होंने क्या किया था 1973 में, 1973 में अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करने के लिए तीन टाइप का ये लाया था, मेथड लाया था, ओके। तीन टाइप का मेथड लाया था, एंड दिस मेथड्स वेर, ओके। इसको फॉर्मली लिख लेगा हम लोग, भागवत कमिटी recommended three types of method to what? Estimate unemployment. To estimate unemployment. To estimate unemployment. They are कौन सा है बोलने से? One, first है usual principal status. Usual principal status. मतलब कैटेगराइज करके रखा है। तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, इसमें वो कैटेगरी का अनएम्प्लॉयड आदमी लोग गिरता है, पर्सन हु रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। पर्सन हु रिमेन unemployed for the major part of the year, for the major part of the year of the year। तो ये लोग क्या है, they are usual principal status unemployed। एंड नेक्स्ट में एस्टिमेट करने का है करंट वीकली स्टेटस से वो लोग उसको नापता है। करंट वीकली स्टेटस से चेक करता है, एंड इसको हम लोग ऐसा लिखता है, पर्सन हु डिड नॉट फाइंड even an hour of work in even an hour of week, even an hour in a week preceding the date of survey, preceding the date of survey, date of survey। देखो ये स्टाइल से जब मेजर करता है तो तब क्या करता है, अनएम्प्लॉयड उसको बोलता है
जो who remain unemployed for the major part of the year. और जब ये मेथड में जब एस्टिमेट करता है, ये सर्वे और करके एस्टिमेट करता है, तब उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में कौन कौन आता है? हु डिड नॉट फाइंड इवन एन आवर ऑफ क्या वर्क, सॉरी आवर ऑफ वर्क इन ए वीक प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ सर्वे। इंडेक्स में है करंट डेली स्टेटस, इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 एंड 3। चलो एस्टिमेट किस सबने कर लिया। तो देखिए और एक स्टाइल है नापने का, एस्टिमेट करने का, दैट इज करंट डेली स्टेटस। करंट डेली स्टेटस, इसका अंदर अनएम्प्लॉयड वो आदमी को बोलता है जो क्या है, एक दिन में 1 घंटा के लिए भी जिसको काम नहीं मिलता है, पर्सन वो डिड नॉट फाइंड वर्क इवन फॉर 1 आवर इन ए डे। पर्सन हु डिड नॉट फाइंड वर्क who did not find work even for 1 hour in a day। even for 1 hour in a day। तो ये है, तो ये है हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का अलग अलग तरीका। अलग अलग तरीका। नेक्स्ट में हम लोग आएगा अभी नेक्स्ट में आएगा हम लोग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर में हम लोग बहुत इसको ये हो गया, इसको लिख लिया ना। ये हो गया इंडिया का एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जस्ट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेगा। एग्रीकल्चर तो देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया अभी काफी थोड़ा हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया, बट इंडिया इज स्टिल एन एग्रीकल्चर कंट्री। अभी तक ये क्या है, एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन कंट्री मतलब वो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अभी तक कितना है, 58% वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में है बोला, और जीडीपी में से वो 17% कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे ज्यादा ये खाता है, वर्क फोर्स को खाता है, और सबसे कम कमा के देता है। हाँ, डेट इज एग्रीकल्चर। ये है हमारा कंट्री का हालत। तो हम लोग लिखते हैं इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी थोड़ा आगे बढ़ गया, बट इसको एग्रेरियन इकोनॉमी क्यों बोल रहा है? जीडीपी में देखो एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन भी इसको एग्रेरियन इकोनॉमी इंडिया को इसलिए बोल रहा है ताकि क्योंकि वर्क फोर्स जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। वर्क फोर्स जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, तो हम लोग लिख सकता है इवन आफ्टर 6 decades ऑफ इंडिपेंडेंस। सॉरी, ये हैंड राइटिंग बहुत ही खराब लग रहा है। Even after 6 decades of independence, independence 58% of the workforce of India
of the workforce of India is still agriculturists. Still agriculturist. देखो अभी तक भी 58% कहाँ पे है? 58% ऑफ द वर्कफोर्स लेबर लोग एग्रीकल्चर में है. ठीक है, और एक नीचे में लिख लीजिए एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट only 17% to the GDP. सिर्फ 17% है. ओके, जीडीपी में सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट करता है वो जीडीपी ऑफ इंडिया में. और जब भी हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ता है तो इसमें क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन. आप लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ा था एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, याद है ना? ज्योग्राफी में पढ़ा था. तब यहाँ पे भी है. यहाँ पे जब भी एग्रीकल्चर पढ़ता है हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ता है. ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में किसी को आइडिया है? होने से बोल के देखिए. देखो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ था? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड इंट्रोड्यूस हुआ था. उसमें इसको सीधा लिख ही लेते हैं. इट इज associated with use of high yielding variety seed. HYBS. high yielding variety seed ये है. हाँ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड. तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड वो होता है, देखिए, जो बहुत ज्यादा, सपोज यहाँ पे गेहूं लगाया है, हाँ गेहूं लगाया है, या फिर राइस लगाया है, जो भी राइस लगाया है. तो पहले का अगर ये जो नॉर्मल वाला एक पौधा से 1 kg निकलता है तो ये हाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का जो ये पौधा से, उसका सीड से जो पौधा निकलेगा वो जो सपोज 5 kg निकालेगा राइस. तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ था एग्रीकल्चर में. इसका इंट्रोडक्शन हुआ था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड. और उसका साथ साथ क्या है, लेकिन ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को बड़ा होने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, ओके, केमिकल चाहिए होता है. एंड देखिए, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ fertilizer, pesticide and irrigation technology. इरिगेशन टेक्नोलॉजी, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना. which led to a revolutionary result in agricultural production. Which led to a revolutionary result in agricultural production. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ये बहुत अच्छा खासा रिजल्ट लाया था. इससे पहले इंडिया को ये करना पड़ता था, भूखमरी का सिचुएशन सामना करना पड़ता था. और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बोला, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं. MS स्वामीनाथन हैज बीन
has been called the father of green revolution in India. Father of green revolution in India. In India. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। और भी कुछ कुछ रेवोल्यूशन आया है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेगा एग्रीकल्चर में। इसको आप लोग काइंडली ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और रुकिए, चलो हो गया ना। हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 एंड 3। चलो आई एज्यूम की सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। हम लोग ये आरबीआई के बाद हम लोग कमर्शियल बैंकिंग को पढ़ना चाहिए था, बट इट्स ओके, आदमी पढ़ लेगा कमर्शियल बैंकिंग को। तब यहाँ में कुछ जो मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग जान लेगा। मेजर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, मेजर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ था बोलकर एक टेबल टाइप से बना लेते हैं हम लोग, रेवोल्यूशन एंड प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो हम लोग मालूम है, ये व्हीट एंड राइस के लिए था मेनली। हाँ, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ये फॉर फूड प्रोडक्शन, मतलब व्हीट एंड राइस, मेनली व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन के लिए था। एंड नेक्स्ट में है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन क्या के लिए था होगा, गेस करो, सबको गेस करने देगा। ब्लू रेवोल्यूशन क्या के लिए था होगा? फिश के लिए सर। हाँ, फिश प्रोडक्शन। एंड नेक्स्ट में है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जूट। रेवोल्यूशन, ओके। जूट प्रोडक्शन के लिए है। एंड नेक्स्ट में है पिंक रेवोल्यूशन, ये क्या के लिए है? हेलो, कोई ट्राई कीजिए। उसमें ब्राउन भी आता था क्या? पिंक क्या ब्राउन भी या आता था क्या? हाँ, ब्राउन? ब्राउन भी आता था। हाँ, पता नहीं, अब आपका आवाज क्लियर से सुनाई नहीं देता है। हाँ सर, एंड वही बोला ब्राउन। क्राउन ना। एंड नेक्स्ट में है पिंक रेवोल्यूशन। हाँ, पिंक पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन में है ऑनियन, ओके। ऑनियन पिंक कलर का होता है ना, थोड़ा पर्पल पिंक कलर का। एंड नेक्स्ट में है रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन है जो मीट प्रोडक्शन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन क्या के लिए होगा, गेस करो। मिल्क। यस, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। हाँ, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट में है येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड।
येलो रिवोल्यूशन था ऑयल सीड के लिए, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए। ओके, ये व्हाइट है, यहाँ वाइल नहीं है, व्हाइट है। तो जो व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था, व्हाइट रिवोल्यूशन का फादर था, यहाँ में लिख देगा, हाँ, मिल्क मिल्क के लिए जो किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इसको याद रखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन इंपॉर्टेंट है और ये वर्गीस कुरियन ये इंपॉर्टेंट है। उसको फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बोला जाता था, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन बोला जाता था। ठीक है, तो इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो कुछ आवाज सुनाई दे रहा है टंग टंग कर कर, हाँ सर। हेलो, हाँ, ये पड़ोसी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। चलो, इसको सब स्क्रीनशॉट कर लिया ना, आई अज्यूम कि सबने कर लिया। नेक्स्ट में हम लोगों का एक ट्राई कलर रिवोल्यूशन, ट्राई कलर रिवोल्यूशन। ट्राई कलर रिवोल्यूशंस, इसमें तीन चीज को मिला के बनाया गया है ट्राई कलर रिवोल्यूशन। ओके, फर्स्ट है सेफ्रॉन रिवोल्यूशन। इट हैज थ्री कंपोनेंट, हम लोग पहले ऐसा लिख लेगा, इट हैज थ्री कंपोनेंट। ट्राई कलर मीन्स ऑब्वियसली थ्री कंपोनेंट से होगा। ट्राई कलर किसका नाम है? ट्राई कलर किसका नाम है? किस चीज को ट्राई कलर बोलता है हम लोग? इंडियन फ्लैग को, हाँ, नेशनल इंडियन फ्लैग फ्लैग, ना। तो इंडियन फ्लैग में कौन कौन सा वो है, कलर है? फर्स्ट में कौन ग्रीन, सा? व्हाइट, सैफरन, ग्रीन। हम लोग ऊपर से बोलेगा, सेफ्रॉन है। सैफरन, सेफ्रॉन रिवोल्यूशन, दैट इज सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। एंड नेक्स्ट में है व्हाइट रिवोल्यूशन, पीस को, क्या? व्हाइट जो पीस को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाइट जो पीस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। तो सेफ्रॉन ये जस्ट एक नाम दिया है। तो ये सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन जो हुआ था सेफ्रॉन रिवोल्यूशन के अंदर में, क्या तो व्हाइट रिवोल्यूशन में क्या था, मिल्क प्रोडक्शन था, है कि नहीं? व्हाइट रिवोल्यूशन क्या था, क्या के लिए था? मिल्क, प्रोडक्शन। हाँ, तो मिल्क के लिए था ना, मिल्क प्रोडक्शन के लिए था। तो फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, चलो, एंड नेक्स्ट में है ब्लू रेवोल्यूशन। यहाँ पे ग्रीन मुल्क ने दिया है, ब्लू। हाँ, तो ये तीनों को ट्राई कलर रेवोल्यूशन बोला है, जस्ट नीचे में ग्रीन का जगह में ब्लू डाल लिया, ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन में क्या था? फिश प्रोडक्शन। हाँ हाँ, फिश प्रोडक्शन के लिए ट्राई कलर रेवोल्यूशन इसको बोला गया है। यहाँ नीचे में ग्रीन नहीं है, ब्लू है। ये चीज आप लोग याद रखिए और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो, आई अज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। अभी हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्री का बारे में जानेंगे।
इंडस्ट्रीज। इंडिया का इंडस्ट्रीज, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेगा। ओके, थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेगा। अलग अलग टाइम में इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग अलग लॉन्च होते रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था? हम लोगों का फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था? वो किसका ऊपर जरा फोकस था? कब से कब तक था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1950 1956 हाँ, तो क्या का ऊपर फोकस था मेनली? एग्रीकल्चर ओके, वेरी गुड। एंड उसका नेक्स्ट में क्या था? इंडस्ट्रियल। हिस्ट्री कितना से कितना तक था वो? 1956 to 61 तो उसमें इंडस्ट्री में फोकस किया था। ओके, इंडस्ट्री में फोकस किया था। तो उसी समय में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 भी निकाला था। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। तो यहाँ पे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएगा बोलकर सीधा सोच लिया गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। तो इसको ऐसा भी बोलता है कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक is also called as economic constitution of India. इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा भी बोला जाता है। तो और इम्पोर्टेंट एक जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया है हम लोगों का थोड़ा सा मॉडर्न देश में, दैट इज क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इसमें क्या था? इसमें ओपन अप द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ओपन अप द इंडियन इकोनॉमी। किसके लिए ओपन कर दिया? वर्ल्ड के लिए, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, ये इसको क्या भी बोलता है? लिबरलाइजेशन, ये पॉलिसी भी बोलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एलपीजी पॉलिसी, ये भी लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो नोन एज एलपीजी पॉलिसी, दैट इज लिबरलाइजेशन एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? कोई बता के देखिए। Liberalization, privatization, and globalization. लिक्विफाइड हाँ, पेट्रोलियम गैस। एंड ग्लोबलाइजेशन। या वो आपका, आप माइक का अच्छे से सामने आके बोलिए, या फिर ग्लोबलाइजेशन जब आप बोलने से माइक का सामने अच्छे से आके बोलिए, हाँ, नहीं तो पूरा धुंधला सा कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं देता है। क्योंकि बाकी सबका बहुत क्लियर से सुनाई देता है। चलो, तो ये था सबसे दो इम्पोर्टेंट वाला मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में हुआ था और जो 1956 में हुआ था। और 1992 में क्या हुआ था? 1992 में इंडियन पॉलिटी में क्या हुआ था?
It's 5-year plan. बताइए। इंडियन पॉलिटी में बोला है, इंडियन पॉलिटी में, नॉट इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में तो हुआ था। हाँ, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था, ऐसा था क्या? यस, पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था। वेरी गुड। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया था। ओके, एंड अभी इंडस्ट्री में सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट का इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेगा, दैट इज पीएससी। पीएससी और पीएसयू, इसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी बोलता है एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बोलता है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोनों नाम बोला जाता है इसको, पीएससी एंड पीएसयू। तो ये लोग क्या होता है, ये लोग जो है गवर्नमेंट ओन कंपनी होता है, ये लोग गवर्नमेंट ओन कंपनी होता है। और क्या होता है, ये लोग का मोटिव जो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। दे आर गवर्नमेंट ओन कंपनीज, गवर्नमेंट ओन कंपनीज। हाँ, गवर्नमेंट ओन कंपनीज होता है। तब इनका प्रॉफिट जो, इनका मोटिव जो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, their prime motive is to serve for the welfare of the people. आदमी का वेलफेयर के लिए वो लोग काम करने के लिए सोचता है गवर्नमेंट के अंदर में, नॉट फॉर द क्या, प्रॉफिट मोटिव। इसको आप लोग लिख लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम 3 तक काउंट करेगा, 1 2 एंड 3। एंड मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसके अंदर में इंडस्ट्रीज का अंदर में मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडस्ट्री के अंदर में क्या है, मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फर्स्ट हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके बारे में थोड़ा जान लेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो सेटअप हुआ था कुल्ती में, क्या इसको लिख लीजिए, फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री एट कुल्टी। फर्स्ट स्टील इंडस्ट्री कहाँ में था, कुल्ती में था। कुल्टी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में था। एंड फर्स्ट आयरन ओर कंपनी भी कहाँ में था, बंगाल में ही था। ओके, एंड नेक्स्ट में है फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट। फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग जान लेगा इसका। फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट, फर्स्ट लार्ज स्केल स्टील प्लांट था टिस्को, TISCO,
टिस्को टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये था टिस्को था एट जमशेदपुर। जमशेदपुर जमशेदपुर नाम ही वो टाटा का ऊपर दिया है, जमशेदजी टाटा का ऊपर नाम दिया। 1907 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। 1907 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड वाज फॉलोड बाय इसको एट बुरहानपुर। इसको का फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। इंडियन आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन। ओके, तो ये जो काम में था बोरनपुर में था। बोरनपुर 1919 में। बोरनपुर में था 1919। बोरनपुर भी कहाँ में है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में था। एंड नेक्स्ट में है फर्स्ट पब्लिक ओन स्टील प्लांट वाज राउरकेला। मतलब गवर्नमेंट का। ओके, फुली फर्स्ट पब्लिक ओन स्टील प्लांट was at Rourkela Integrated Steel Plant. Integrated Steel Plant. Rourkela Integrated Steel Plant. नेक्स्ट में हम लोग जानेगा जूट इंडस्ट्री के बारे में। देखो हम लोग यहाँ पे तीन टू मेजर स्टील प्लांट है, आयरन एंड स्टील प्लांट। उसको हम लोग ये कर लेगा, थोड़ा सा लिख लेगा। ऐसा करके लिख लीजिए। ये सब आयरन एंड स्टील प्लांट का नाम है। राउरकेला उड़ीसा। तो ये किसका हेल्प से बनाया था? जर्मनी का हेल्प से बनाया था। जर्मनी लोग इसको सेटअप करने में हेल्प किया था बनाया। एंड नेक्स्ट में है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। रशिया का हेल्प से बनाया था। एंड उसका नेक्स्ट में दुर्गापुर। दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है। ये सब आयरन एंड स्टील प्लांट का नाम है। पहले जमाना में जो बनाया था, मतलब 1956 का बाद जब हेवी इंडस्ट्री में जब इंडिया फोकस कर रहा था तब बनाया था। तब दुर्गापुर जो क्या है ब्रिटेन का सपोर्ट से बनाया था। ब्रिटेन का सपोर्ट से बनाया था। एंड नेक्स्ट में बोकारो। बोकारो ये झारखंड में है। तब ये जो क्या है रशिया का हेल्प से बनाया था। ये जो रशिया का हेल्प से बनाया था। एंड नेक्स्ट में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ में है बता के देखो। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो ये है, ये भी क्या है वो रशिया का हेल्प से बनाया था। ये आयरन एंड स्टील प्लांट। इसको आप लोग काइंडली स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलो हम 3 तक काउंट करेगा 1 2 एंड 3। आई एज्यूम कि सबने स्क्रीनशॉट कर लिया। तो चलो अभी हम लोग और भी कुछ कुछ इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेगा। जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री देखो, जूट क्या होता है? जूट जूट देखा है आप लोग? जूट से बनाया वाला चीज कोई बोल के देखो। हाँ क्या होता है? सर बस्ता होता है क्या? हाँ वेरी गुड याबो। अभी आवाज भी बहुत क्लियर था। तो ये जो जो बस्ता का रस्सी नहीं होता है क्या, ये सब पूरा जूट से बना हुआ है। बस्ता का रस्सी जितना भी है पूरा जूट से बना हुआ है। बस्ता जो पहले जमाना में मिलता था ना, प्लास्टिक का वाला नहीं होता, अलग वाला और रस्सी वाला, ये पूरा जूट का बना हुआ है। एंड और भी बहुत सारा चीज बनता है वाला जूट से। डोरमेट बनता है जूट से, जूट का रस्सी बनता है। हाँ जूट से और भी बहुत सारा चीज बनता है वाला। तो दुनिया में सबसे ज्यादा 2 प्रोमिनेंट कंट्री है जो जूट प्रोडक्शन करता है, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो हम लोग का इंडिया जो क्या है जूट प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोर्ट इतना नहीं कर पाता है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, कंजम्पशन यहीं ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इंडिया रैंक लिखिए नंबर 1, नंबर 1 इन जूट प्रोडक्शन, इन जूट प्रोडक्शन। इंडिया जो नंबर 1 है जूट प्रोडक्शन। एंड नंबर 2 इन रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट, रॉ जूट एक्सपोर्ट। नंबर 2 इन रॉ जूट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने में ये नंबर 2 है। ओके, नंबर 2 इन रॉ जूट एक्सपोर्ट आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश तो ऐसा लिखने से कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट लोग कोई कोई। यहाँ पे लिखिए बांग्लादेश इज द नंबर 1 exporter of jute in the world, exporter of jute in the world, jute in the world। देखो बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, और लिखिए मोर देन 2/3 of the jute industry is concentrated in West Bengal, is concentrated in West Bengal। वेस्ट बंगाल में ज्यादातर 2/3, ज्यादातर क्या है जिस इंडस्ट्री जो वेस्ट बंगाल में है। ओके, एंड नेक्स्ट में है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर का इंडस्ट्री है। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला कौन सा इंडस्ट्री है बोलता है? टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है बोला है। हाँ, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री। इसलिए जो टूरिस्ट कंट्री है वो लोग को
हल्के में नहीं लेना है, वो लोग बहुत वो होता है, अमीर होता है टूरिस्ट कंट्री लोग, क्योंकि कोई वहाँ विजिट करने आता है ना, वहाँ विजिट करने आने से क्या है, वहाँ में दुकान खुलता है, जमीन का दाम बढ़ता है, सब कुछ मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है बोले। ओके, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये है, लेकिन वो टूरिज्म सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज है, एंड दिस कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री दे आर ऑर्गेनाइज। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज एंड ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री, largest organized and broad based industry, and broad based industry accounting for 4%, accounting for 4% of GDP, 4% of GDP, 20% of manufacture value, and 1/3 of total export earning, total export earning, इतना ये होता है। ओके, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट में हम लोग का सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री first cement producing unit was set up at West Bengal. First cement producing unit was set up at West Bengal. सब कुछ पहले वेस्ट बंगाल में ही हुआ था, बट वेस्ट बंगाल अभी इतना ऑलमोस्ट गरीब स्टेट ही बन गया। कोलकाता सिर्फ वहाँ का थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला वो है, कोलकाता दार्जिलिंग है, और बाकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होके पूरा आगे ही बढ़ने दे रहे। मुंबई ये सब कितना आगे निकल गया वो लोग से, मुंबई दिल्ली ये लोग। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट producer of cement in the world, producer of cement in the world, of cement in the world। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का इंडिया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री, इसका बात आज के लिए हम लोग इतना ही करेगा। चलो हम 3 तक काउंट करेगा, तब तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। रेडी, 1 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट में अभी हम लोग का शुगर इंडस्ट्री। इसमें भी क्या है, इंडिया जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, of sugar in the world।
with 22% शेयर। 22% शुगर जो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। It is the second largest agro-based industry in the country. It is the second largest agro-based industry in the country. Industry in the country. कल हम लोग कमर्शियल नहीं कल नहीं मंडे को हम लोग कमर्शियल बैंक पढ़ेगा। ओके अभी ये लास्ट टॉपिक यही बचा है, कमर्शियल बैंक एंड सेंसस। ओके कमर्शियल बैंक एंड सेंसस। कमर्शियल बैंक बचा है और सेंसस बचा हुआ है। सेंसस 2021 का तो अभी तक नहीं हुआ है, सेंसस 2011 ये दोनों बचा हुआ है। तो इसको हम लोग मंडे को कर लेगा। मंडे तक में आप लोगों का ये हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पार्ट जो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना करता है। सबको थैंक यू एंड गुड डे। Thank you, sir.